Okay, so part 6 of the Constitution of the Indian Constitution, Article 168 to 212, it basically covers the state legislature. और यहाँ पर जो है they are not uniform. What does this mean? It means that majority of the structures are unicameral, but some of the parliaments they are also bicameral. They are what? They are bicameral. तो bicameral legislature in the state कहाँ से आया था? Any idea? बाईकैमरलिज्म जो है स्टेट में हमने, यस, जो हमने जो है स्टेट में देखा था, तो वो हमने कहाँ से देखा था? 19135, इज इट 1919 और 1935? Bicameralism in, rather I should say, provinces. Okay. Bicameralism in provinces, should I say, it is, the answer is 1919. So 1919 Government of India Act, it had introduced bicameralism in the provinces. All right. और उसके साथ साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी. व्हाट वाज दैट? दैट वाज डायarchy. Diarchy was also introduced in the provinces. Was diarchy introduced in the center in 1919 Act? 1919 एक्ट में क्या हुआ था ऐसा? डायarchy सेंटर में 1935 में हुआ था. ओके, उल्टा हो गया था, याद रखिएगा, रिवर्स हो गया था. 1919 एक्ट में जो है डायarchy वाज अबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस इन 1935 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919. मैं फिर कह रहा हूं, 1919 में डायarchy प्रोविंसेस में आया था, 1935 में उसको अबॉलिश करके फुल कंट्रोल दे दिया गया था. जो मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वगैरह, उनको इन द प्रोविंसेस. बट एट द सेंटर जो 1919 एक्ट है, सेंटर पे कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ था. सेंटर में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ था. बट इन 1935 डायarchy वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, ताकि कुछ पावर, मेजर पावर तो स्टिल वाज विद द वाइसरॉय, बट कुछ पावर जो है पहली बार शेयर हुए थे. क्या ये चीज क्लियर है? बस उल्टा समझ लेना. 1919 में प्रोविंसेस में डायarchy, 1935 में सेंटर में डायarchy, अबॉलिशमेंट इन द प्रोविंसेस. ओके, ऑल राइट. तो इस चीज को जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, देर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो किन्हीं किन्हीं स्टेट में है, और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है ये बेसिकली आपके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में. तो कौन कौन से स्टेट में है हम देखते हैं. बाई कैमरल मतलब टू हाउसेस, दैट इज आंध्र प्रदेश, दैट इज बिहार. उसके बाद कौन है? कर्नाटका. यस, हियर इट इज. और उसके बाद तेलंगाना. यस. उसके बाद कौन है? उत्तर प्रदेश. ऑल राइट. तो ये जो है आपका, यस, ये जो है आपका, यस. तो इसमें एक और चीज है, दैट बहुत सारे जगह पे ना, नाउ दे वांट अ सेकंड हाउस. व्हाट कुड बी द रीजन? व्हाट कुड बी द रीजन? ओके, तो ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली दे वांट सो दैट द चीफ मिनिस्टर्स, ओके, द चीफ मिनिस्टर्स, दे कैन अकोमोडेट, यस, दे कैन बी अकोमोडेटेड. अगर अपना सीट हार भी जाए तो दे कैन बी अकोमोडेटेड. ऑल राइट. ओके, वेस्ट बंगाल में है क्या? वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या? द आंसर इज इट यूज टू बी. होता था. इट यूज टू बी इन 1952. ओके, और ये जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया 1969 में. क्रिएट किया गया 1952 में, और अबॉलिश कर दिया गया, ओके, 1969 में. तो हम ममता बनर्जी के बारे में क्यों बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी वांट्स टू गेट इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिकॉज दे वांटेड टू रिवाइव इट. ये खबर थोड़ी पुरानी है. ओके, ये खबर जो है थोड़ी पुरानी है, 2012-13 की बात है. शी वांटेड टू रिवाइव इट अगेन. द सेम रीजन, अकोमोडेशन ऑफ पॉलिटिशियंस who could not win the MLA seats. Okay, I hope this is clear. So let us talk about bicameral का एक्सेप्शन. तो bicameral सिस्टम जो है, दो हाउसेज आपको अलाउ करता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, एक लेजिस्लेटिव असेंबली. And states like Tamil Nadu and Madhya Pradesh have provisions for a legislative council,
बट दे हैवंट इन्फोर्स्ड इट और एस्टैब्लिश्ड इट। ओके, मतलब मध्य प्रदेश चाहे और तमिलनाडु चाहे तो बना सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अभी तक बनाया नहीं है। ओके, और ये जो है व्हाट इज द कैन आई से कि उसका प्रोसेस क्या है, ये पावर किसके पास है, हु कैन क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अपर हाउस जो है, द प्रोसेस इज विद द पार्लियामेंट। ओके, बट उसके पहले कुछ चाहिए क्या, इज देयर एनी प्री रेक्विजिट फॉर क्रिएशन ऑफ द दिस थिंग? यस, वो जो है बेसिकली आपको स्टेट्स जो है उनका रिक्वेस्ट चाहिए। स्टेट्स हैव टू रिक्वेस्ट इट। ऑल राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे हैव टू रिक्वेस्ट इट, उसको पास कराना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन को, एंड दैट रेजोल्यूशन विल गो टू द पार्लियामेंट हु विल देन मेक इट। ओके, और इसमें क्या स्पेशल मेजोरिटी लगता है, इसमें क्या स्पेशल मेजोरिटी लगता है बाय द पार्लियामेंट? नहीं, सिंपल मेजोरिटी से जो है, ओके, सिंपल मेजोरिटी से जो है आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? यस, ऑल राइट। और ये जो रेजोल्यूशन पास होता है, ओके, ये जो, यस, रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करते हैं वहां पर भी क्या आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है? वहां पर भी आपको क्या सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है? ओके, नहीं नहीं, स्टेट्स में मैं पूछ रहा हूँ, स्टेट्स में रेजोल्यूशन। चलिए, राज्यसभा जो है, ओके, उसमें क्या होता है, राज्यसभा तो काउंसिल ऑफ स्टेट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम सेइंग पार्लियामेंट क्रिएट करता है सिंपल मेजोरिटी से, यू आर करेक्ट टिल हेयर। बट आई एम आस्किंग कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो रेजोल्यूशन पास करेगा, दैट इज टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग। ओके, तो ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन। स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन, दैट इज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर रिक्वेस्ट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन होता है, और दैट रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन इट हैज टू बी पास्ड बाई टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, और उसके साथ साथ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो ये क्या हो गया, इफ आई एम सेइंग टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो क्या ये आपका हो गया स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन? यस, और उसके साथ आपको क्या चाहिए, उसके साथ आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड इन एक्सेस ऑफ दैट? उसके साथ आपको चाहिए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ओके, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो ये 50% प्लस वन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, तो ये पावर कहां से आता है, कौन से आर्टिकल से आता है? आर्टिकल 169। ओके, आर्टिकल 169 जो है पावर ऑफ अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देता है। ओके, तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया है आर्टिकल 169 के अंदर, दैट दे कैन क्रिएट और अबॉलिश, ओके, द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इन द यूनिकैमरल सिस्टम इट इज वेरी सिंपल। ओके, what I am saying here is, I'll just repeat it, somebody has asked for इसका रिपीट करने के लिए। तो आर्टिकल 169 जो है, दिस pertains टू abolition और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और ये जो है, ओके, ये जो है आपको कौन करता है, ये क्रिएट करता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है वो किससे क्रिएट करता है, सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट करता है। और इस सिंपल मेजोरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन चाहिए। और ये रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन किससे पास होगा, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर
ऑफ द हाउस, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की जरूरत है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, so that this request resolution can be transmitted to the parliament for the creation or abolition of state legislative council। अब किसी को डाउट है इसमें, ये वाले पार्ट में किसी को डाउट है, हाउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ओके क्रिएटेड? आर्टिकल 169 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, bicameral system. So in bicameral state, the legislature includes the governor, the legislative council, and the legislative assembly. Whereas in the unicameral system, only the legislative assembly and governor is there. Article 169 of the Constitution allows for, okay, all right, allows for the creation or abolition of legislative council in states, which requires a resolution by state assembly by a special majority. So what kind of special majority? 2/3 present and voting plus majority of total member। okay, so this is what, this is type 1। और जब ये आ गया तो हमारे पास फाइनली क्या हुआ? स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। याद है टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 हमने पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी में। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। ऑलराइट, and please remember, this does not constitute an amendment to the constitution. That is why it requires only a simple majority in parliament, special majority to pass the resolution in states, and a simple majority in the parliament। okay, all right। So आंध्र प्रदेश का केस है, इट एक्सपीरियंस बोथ द अबोलिशन एंड रिवाइवल। सो 1985 में अबॉलिश कर दिया गया था और 2007 में उसको रिवाइव कर दिया गया। और तमिलनाडु, इट पास्ड ए रेजोल्यूशन इन 2010 फॉर द रिवाइवल ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इट वाज देन काउंटर्ड बाय अनदर रेजोल्यूशन इन 2011 सीकिंग इट्स अबोलिशन। तो वहां कुछ हुआ नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि आज के डेट में अगर टीएन और एमपी चाहें, so they can create their legislative council, but they have not done it। okay, what is the composition of legislative assembly? so legislative assembly जो है, एमएलएज आपको पता है डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलएज रहते हैं इसमें, एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज कैप्ड एट 500 मेंबर्स। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की? किसी भी स्टेट में 500 मेंबर। ओके, 500 मेंबर जो है उससे ज्यादा आप नहीं देख सकते हैं। ओके, यू कैन नॉट हैव। ऑलराइट, सो इट इज कैप्ड, और मिनिमम स्ट्रेंथ भी कैप्ड है, दैट इज 60। मैक्सिमम 500 एमएलएज यू कैन हैव एंड मिनिमम यू कैन हैव 60 एमएलएज। ओके, सो ये एक सेम्बलेंस देता। अब जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश में इज इट पॉसिबल टू हैव 900 एमएलएज एज वेल, 800 एमएलएज डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है वहां पर उत्तर प्रदेश में कि हो सकता है 800-700 एमएलए तक जा सकता है, अगर प्रॉपर डिलिमिटेशन आप करना शुरू कर दें डिपेंडिंग ऑन द रीसेंट सेंसस। लेकिन ओके, लेकिन यहां पर क्या है, उनको कैप कर दिया गया, 500 एमएलए से ज्यादा नहीं होगा। तो एक ब्लोटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ना बन जाए। क्या आप समझ रहे? व्हाट विल बी द मेहेम एंड द केओस विथ 1000 एमएलएस, विथ 800 एमएलएस, हर कोई विधायक, प्रधानमंत्री हर घर विधायक योजना, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा जो है ना हो, तो 500 एमएलए पे कैप कर दिया गया। हाईएस्ट एमएलए किस स्टेट से आते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए उत्तर प्रदेश से आते हैं। ओके, 403, बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एज वेल। सो अगर आप यहां देखेंगे, इनका 500 है, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे मिजोरम के लिए इट हैज बीन सेट एट, ओके, इट हैज बीन सेट एट 40। नागालैंड के लिए इट हैज बीन सेट एट 46। अरुणाचल, सिक्किम, गोवा के लिए 30। वाई? बिकॉज 60 एमएलए वहां के लिए सेंस नहीं बनाते हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना कम है, पॉपुलेशन इतना कम है कि सेंस नहीं बनाता। ओके, कि 60 एमएलए रखेगा। तो इन नॉर्मल केसेस ट्राई टू अंडरस्टैंड, 500 mla is the upper limit, UL is upper limit, 60 mlas is the lower limit, that is LL। लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल, उन पे 30 है, बिकॉज बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है। 60 एमएलएस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए। और मिजोरम के लिए 40 है, नागालैंड के लिए 46 है। ओके,
आप देखेंगे अगर मिजोरम में तो इन यूपी और मिजोरम का अगर आप कंपैरिजन करोगे, सो उत्तर प्रदेश में एक एक एमएलए के कॉन्स्टिट्युएंसी से लाखों वोट पड़ते हैं, लाखों वोट से जीतते हैं लोग, हजारों वोट से, 50,000 वोट, 60,000 वोट, 70,000 वोट से। मिजोरम में उल्टा कुछ 100 वोट्स पड़ते हैं एक कंस्टिट्युएंसी में कुल मिला के। ओके, कुल मिला के जो है आपका 1,200 वोट पड़ेगा, लोग ही नहीं है ना ऐसा, वहां पर टीएफआर इतना कम है, माउंटेनस टेरेन है, सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। ओके, और नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो अंटिल January 25, 2020 governors could nominate one members from the Anglo-Indian community, but this again you all know this was abolished. Okay, पार्लियामेंट में भी अब एंग्लो इंडियंस नहीं जाएंगे, और यहां पर भी जो है स्टेट में एंग्लो इंडियंस नहीं जाएंगे, बिकॉज है ही नहीं कोई बचा। ओके, कोई जो है बचा ही नहीं है। ऑलराइट, एंग्लो इंडियंस में जो भी एकाध जो बचे हैं रस्किन बॉन्ड टाइप पीपल, दे आर इन देयर 90s। ओके, सो दे डू नॉट वांट टू प्ले एक्टिव रोल। लेकिन एक ये चीज दिखाता है दैट वी आर नॉट विंडिक्टिव। यस और नो, कैन आई से दैट हैविंग दिस प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस शोज दैट वी आर नॉट अ विंडिक्टिव पीपल। मतलब अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में दे आर किलिंग द वाइट्स, ओके, जिम्बाब्वे में दे आर किलिंग द वाइट्स। हम जो है वी आर नॉट विंडिक्टिव एज सच, एंड वी वांट टू गो फॉरवर्ड, ऑलराइट, बाय टेकिंग एवरीबडी हु हैज कॉल्ड इंडिया देयर होम। आई थिंक दैट इट इज अ गुड प्रोविजन। ओके, मैं ये समझता हूं कि दिस इज a गुड प्रोविजन। ओके, डू यू थिंक डेरेक ओब्रायन इज एन एंग्लो इंडियन? बिकॉज एंग्लो का मतलब होता है कमिंग फ्रॉम दैट इंग्लैंड वाला पार्ट। सो ओब्रायन इज ए आयरिश, ओके, आयरिश नेम, तो ही इज नॉट एन एंग्लो इफ ही इज एन आयरिश। आयरिश इज अ डिफरेंट रेस ऑल टुगेदर। ओके, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। And this provision, originally set to expire in 1960 about the Anglo-Indians, was extended every 10 years until 104th Amendment Act discontinued this practice of appointing Anglo-Indians. Okay. So direct elections and constituency demarcation. So states are divided into territorial constituencies for direct election to the assembly, ensuring uniformity of representation. तो होता जनरली क्या है, दैट एमएलएस की जो कंस्टिट्युएंसीज होती है, मल्टीपल एमएलएस की कंस्टिट्युएंसीज, वो एक एमपी की कंस्टिट्युएंसी बनाती है। ये चीज समझ रहे हैं? मल्टीपल एमएलए की कंस्टिट्युएंसीज मिलके एक एमपी की कंस्टिट्युएंसी बनाती है। अगर एक एमपी का जो कंस्टिट्युएंसी है उसको फिर जो है आप मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ते हैं, फिर वहां से एमएलए आते हैं। जनरली एक एमपी के अंदर 12-13, इन इन अगर नॉर्मल स्टेट्स की मैं बात करूं, 12 से 13 एमएलए आपको मिल जाएंगे। ओके, so readjustment after census. Following each census, adjustments are made in total number of assembly seats and the division of states into constituencies. Delimitation Commission Acts कब कब है? 52, 62, 72, 2002 have been enacted for this purpose. कितने हैं टोटल? 4 हैं, and this question had come in 2024 prelims. And 42nd Amendment Act 1976 froze the total number of seats and territorial constituency divisions at the 1971 level until 2000, and then this freeze was again extended to 2026. So 2026 जो है, okay, 2026 जो है, अगर आप देखेंगे तो उसमें वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत एक मॉन्यूमेंटल, ओके, बहुत जो है मॉन्यूमेंटल जो है एक शिफ्ट आने वाला है, बिकॉज अ मेजर डिसीजन हैज टू बी टेकन रिगार्डिंग द delimitation. Okay, regarding delimitation a major decision is going to be taken. Okay, yes, नहीं, एंग्लो का मतलब होता है हु इज कनेक्टेड विथ इंग्लैंड और ब्रिटेन। ओके, अगर वो यूरोपियन डिसेंट की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स खुद नहीं मानते थे। अगर आपको इल्बर्ट बिल याद है, इल्बर्ट बिल में स्पेसिफिकली लिखा रहता था ब्रिटिश मैन एंड समबडी ऑफ यूरोपियन डिसेंट। ओके, सो अगर ये गवर्नमेंट का कहना है कि एंग्लोज इंक्लूड ऑल द यूरोपियंस, ओके, सो इट इज टेक्निकली रॉन्ग, बिकॉज एंग्लो इज समबडी हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लिश आइलैंड है ना, उससे आता है बंदा। ओके,
और 84th Amendment Act allowed for readjustment and rationalization based on the 1991 census figure, while the 87th Amendment Act of 2003 mandated the delimitation of constituencies based on the 2001 census. तो क्या नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस आए थे? क्या नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस आए थे? टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आई एम आस्किंग। 2001 के सेंसस के बेसिस पे जो हमने डिलिमिटेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था 2002 का, उसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ा था? द आंसर इज नो। ओके, वहां पर कंस्टिट्युएंसी को इधर उधर किया गया था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इट हैड रिमेन द सेम। रिजर्वेशन ऑफ सीट, तो एससी एंड एसटी का भी रिजर्वेशन होगा। ओके, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन रेशियो। बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन रेशियो आपको किसी किसी स्टेट्स में जो है एसटी की पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो वहां पर नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर एसटीज विल बी हायर। किसी किसी स्टेट में एससी की पॉपुलेशन हाई है, तो वहां पर एससी सीट्स विल बी हायर, एसटी सीट्स विल बी लोअर, सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स। और इसको जो है कंटिन्यूअसली, इनिशियली 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन था, बट उसको जो है हर साल 10 ईयर्स के लिए बढ़ाते हम चले गए। And strength of the legislative council is capped at 1/3 of the total strength of the legislative assembly of the concerned state with a minimum strength set at 40 members। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर लेटस से कि कोई एक असेंबली है, उसकी एमएलए 300 एमएलए का स्ट्रेंथ है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सो हाउ मेनी विल बी द हाइएस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉसिबल नंबर्स? highest possible numbers for the legislative council for this particular state जहां 300 members हैं legislative assembly के। so please see here, it is 1/3 of the total strength maximum, मतलब 100 MLCs हो सकते हैं उस स्टेट में। 1/3 of 300 is what? 100। तो ये चीज समझ में आई। और इसका एक मिनिमम नंबर भी है, दैट इज 40 MLCs। उसके नीचे नहीं जा सकता। मिनिमम इट हैज टू बी 40, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ एमएलएस, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये चीज क्लियर होगी? इज दिस थिंग क्लियर? इसमें किसी को डाउट है रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ लिमिट फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल? नहीं? ओके। एंड दिस इंश्योर्स व्हाई इट इज 1/3। अब आप सोचेंगे कि 1/3 पे कैप क्यों किया गया? सो दैट जो डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं, दे हैव द मेजॉरिटी पावर, दे कंटिन्यू टू हैव द मेजॉरिटी पावर। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, 300 एमएलए का आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है और 400 एमएलए एमएलसीज का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कोई सेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए क्या किया गया, इसको 1/3 ऑफ द नंबर्स पे कैप कर दिया गया। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ कैसे होगा? While the Constitution sets the maximum and minimum limit, actual strength of the each council is determined by the Parliament। तो Constitution सिर्फ क्या बताता है? What is the maximum number, that is 1/3, and what is the minimum number, that is 40। लेकिन actual strength कितनी होगी, कितने members रहेंगे actually, वो इनके बीच में रहता है, that is 40। रेंज क्या रहेगा? 40 to 1/3 of MLA strength। Can I say like this? ये एमएलसी का स्ट्रेंथ रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इसके बीच का जो रेंज है, एक्चुअल नंबर कितना रहेगा? 60 रहेगा, 70 रहेगा, 80 रहेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जब वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ द, ओके, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसी में लिखा रहेगा दैट देयर विल बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ XYZ नंबर्स। ओके, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का? एमएलए का तो बहुत ओपन एंड शट है, आप जाएंगे वोट करने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम रहेगा, और आप जो है वोटिंग करने जाएंगे, और हुसोएवर विल गेट द हाईएस्ट नंबर्स, दैट पर्सन विल बी एन एमएलए। बहुत सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है एमएलसीज के इलेक्शंस को। तो इसमें क्या होता है, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम डाइवर्स इलेक्टोरल बेस, और कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इट इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ सोसाइटल इंटरेस्ट, बट इट हैज नॉट बीन अपडेटेड। एक प्रॉब्लम ये है कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, दिस इज वेरी 1950 स्टाइल, 1960 स्टाइल के इलेक्शंस हैं। अब देखिए कैसे,
1/3 of the members of the ML's legislative council, they are to be elected by members of local bodies such as municipalities and district board. तो ये लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर से आएंगे, टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम दैट एरिया। ये ठीक है। 1/12, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ का 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स हु हैव हेल्ड अ डिग्री फॉर एटलीस्ट 3 years। ये ध्यान से देखिए, ये समझ में आ रहा है that this is this relevant for 2025, that 1/12 of them will be held, okay, will be elected by the graduates। अब ये क्यों है ग्रेजुएट? आप तो कहेंगे अरे क्या बेवकूफी है ग्रेजुएट्स, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। व्हेन आई सेड 1950 स्टाइल, उस समय जो है बहुत रेयरली कोई ग्रेजुएट होता था। एक फैमिली में एक आदमी कोई ग्रेजुएट होता। आज के डेट में सभी लोग हो गए ना, ओके। नहीं, इसमें दूसरा चीज होता है। यहां पर आप एक जगह वोट करेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, टेल यू कि अब आप मान लिया बिहार से हैं या आप यूपी से हैं। अब आपको लगे यार ग्रेजुएट तो मैं भी हूं, आप तो बोलेंगे ना कि ग्रेजुएट तो मैं भी हूं, हाउ कैन आई वोट फॉर द 1/12 ऑफ द पीपल। तो ये आपको पता नहीं चलेगा। ये जो चीज है आपको पता नहीं चलेगी। वो होता क्या है, दीज ग्रेजुएट्स आर अफिलिएटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और उनको जो है प्रोसेस इतना ज्यादा, आप कह सकते हो कि छुपा हुआ है, ओके। इतना ज्यादा छुपा हुआ आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे दूसरा चीज देखिए, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स with at least 3 years of experience teaching at levels not lower than secondary school। मतलब सेकेंडरी स्कूल या उससे अबव लेवल के टीचर्स, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, दे विल सेलेक्ट दी 1/12। अब समझ में आ रहा है, ये दोनों जो है ये 1950 स्टाइल है। अब आप बोलेंगे टीचर्स कहां से, टीचर्स कौन? तो ये टीचर्स, अगेन दीज टीचर्स आर अफिलिएटेड विद द पार्टीज। ये टीचर्स जो हैं ये अफिलिएटेड होते हैं पार्टी से। बेसिकली ये अपना पढ़ाते रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। फिर इनको एक इंफॉर्मेशन आ जाता है, स्लिप आ जाती है बताने के लिए कि इस दिन वोटिंग होगी, आ जाइएगा, और ये वोट कर देते हैं, ओके। सो ये जो है 1/12 एंड 1/12 बाय द ग्रेजुएट्स एंड द टीचर्स। सो बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस वाज मेड ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन टीचिंग वाज अ वेरी वेरी, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन एक समय था 1950s में टीचिंग वाज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। इट वाज सीन एज अ वेरी वेरी हाई प्रोफेशन। आज की डेट में इट हैज बीन डाइल्यूटेड एज सच, बट जब ये बना था तब बहुत हाई लेवल का प्रोफेशन था। उस समय कुछ होता नहीं ना था, नोबडी वो यूज टू कोड। आइदर यू बिकम अ टीचर और यू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, और सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल। तो इसलिए टीचर रखा गया। उस समय ग्रेजुएट्स बहुत कम होते थे, 3% 4% ऑफ द पॉपुलेशन बेयरली यूज टू ग्रेजुएट्स, ओके। एंड 1/3 ऑफ द पीपल, they are elected by members of the legislative assembly from among people who are not members of the assembly। तो ये थोड़ा सा मिमिक करता है, ये जो है थोड़ा सा मिमिक करता है आपका राज्यसभा के इलेक्शंस को, जहां पर एमएलएस वगैरह चुनते हैं राज्यसभा एमपीस को। उसी तरीके से 1/3 मेंबर्स दे विल बी फ्रॉम दिस, एंड द रिमाइंडर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर from among individuals with special knowledge or practical experience in literature, science, art, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड द सोशल सर्विस। बहुत ज्यादा ये गांधीयन वाइब्स दे रहा है। ये पूरा जो एमएलसी का प्रोसेस है, बहुत ऐसा लग रहा है मेरी देश की धरती सोना उगले 1930s, है ना, लग रहा है कोई 1930s 1940s की चीज है, ओके। तो ये अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, इसीलिए अभी तक जो है 1/3 विल बी elected by the municipalities and district boards, 1/3 will be elected by the MLAs themselves, 1/12 and 1/12 ये दोनों, this will be elected by graduates and teachers, और remainder जो है they will be nominated by the governor, and 5/6 of the council member, that is 5/6 5/6 of the council members are indirectly elected, 1/6 are nominated, okay। तो 1/6 जो स्ट्रेंथ है, अगर मान लिया 100 एमएलसी की स्ट्रेंथ है तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नियरेस्ट नंबर आएगा आपके पास, ओके। ऑल राइट, तो ये जो है आपका नंबर्स हो जाएगा। डू यू नीड टू रिमेम्बर? अब 2023 का पेपर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? दैट इज वन थिंग दैट आई नीड टू आस्क। वहां याद देखा था, अरुणाचल का पॉपुलेशन याद करने के लिए बोल दिया था उन्होंने। तो जितना पॉसिबल है उतना हम याद करेंगे, जितना नहीं पॉसिबल है
उतना हम नहीं याद करेंगे। ओके, तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क कि क्या ये आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा है 2021 से लेके 2024 तक हर स्पेक्ट्रम का पेपर आया यूपीएससी में। तो आई विल से फ्रॉम माई साइड कि इस आप जितना याद कर सकते हैं करिए, जितना नहीं कर सकते हैं फिर मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट। ओके, मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब ये मान लिया कि लास्ट लास्ट तक एमएलसीज याद नहीं हो रहा, छोड़ देंगे हम, है ना। दिस इज द वे आई थिंक थिंग्स हैव टू बी डन। बिकॉज अब मैं लास्ट ईयर तक तो मैं भी कहता था नहीं आएगा ये, बट अब आई ऑल्सो हैव सीन द प्रीलिम्स पेपर एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ भी आ सकता है। तो बेस्ट थिंग इज जितना याद हो रहा है याद करिए, नहीं हो रहा है नेक्स्ट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पे बढ़ जाइए, ज्योग्राफी का नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट पे बढ़ जाइए। ओके, legislative flexibility in parliament's authority. So constitution provides a tentative scheme for the composition of legislative council, और इसको जो है पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होता है कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है। ऑल राइट, ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो नॉर्मल टर्म 5 साल है। ओके, एंड कंप्लीशन ऑफ दिस 5 year टर्म ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन, वेरी सिमिलर टू लोकसभा। ओके, very similar, okay, to Lok Sabha. And governor has the authority to dissolve the assembly at any time, just like president has the authority, okay, before the completion of its 5 year term. तो किसके एडवाइस पर डिसॉल्व कर सकते हैं? गवर्नर और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर डिसॉल्व करेंगे? सीएम या पीएम, है ना, सीएम विद द गवर्नर, पीएम विद द president, yes. And the term of legislative assembly can be extended during a period of national emergency by a law of parliament for 1 year at a time, or and for any length of time, मतलब 1 साल, 1 year करते करते कितने भी साल आप इनका ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी बढ़ा सकते हैं। However, this extension of the life of the legislative assembly cannot continue beyond 6 months after the emergency has ceased, ensuring that the assembly must be re-elected within 6 months after the emergency. Okay, I hope this is clear. Same thing which happens with the Lok Sabha also. Lok Sabha का भी लाइफ आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि एक एक साल करके एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, टिल एनी नंबर ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, so unlike legislative assembly, the legislative council एक continuous chamber है, very similar to Rajya Sabha. Okay, 1/3 of the council's member, they retire every second year, establishing a cycle of renewal within the state hierarchy. और members serve for 6 years. जो members हैं, they serve for how many time? How much time? 6 years. Very similar to Rajya Sabha. And vacant seats filled through elections and nominations at the beginning of every third year. And retiring members of the Legislative Council are again eligible for re-election or re-nomination any number of time. तो ऐसा नहीं है कि कोई टर्म लिमिट है, देयर इज नो टर्म लिमिट, यू कैन कम टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एनी नंबर ऑफ टाइम। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप? द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सिटीजन होना पड़ेगा, and it requires making and subscribing to an oath and affirmation before a person authorized by election commission, very similar to how you become MP। उसी तरीके से यहां भी क्वालिफिकेशन है, 30 years होना पड़ेगा आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए। यू हैव टू बी 25 years old फॉर गोइंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, you must possess any other qualification which is prescribed by the parliament। तो पार्लियामेंट आपको पता है आरपीए में 1951 में they have given some additional qualification and additional disqualifications as well। okay, और यहां पर जो है राज्यसभा में अगर आपको गुजरात से अगर आपको गुजरात से इलेक्ट होना है, सो डू यू नीड टू बी एन इलेक्टर ऑफ गुजरात राज्यसभा में? तो द आंसर इज नो, बिकॉज एक केस आया था, अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस आया था दैट दे सेड कि एंड राज्यसभा मेंबर्स दे कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट, ओके, एंड दे कैन बी इलेक्टेड वाया एनी स्टेट। बट व्हाट अबाउट एमएलसी? क्या कोई दूसरे स्टेट का एमएलसी दूसरे स्टेट में जाके दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में एमएलसी बन सकता है? यहां पर उल्टा है। ओके, यहां पर क्या है? कैंडिडेट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन
असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये पहले राज्यसभा में भी होता था। राज्यसभा में इफ यू वांट टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम पंजाब, यू हैव टू बी एन इलेक्टर ऑफ पंजाब, बट देन इट वाज रिमूव फॉर राज्यसभा ओनली। अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम चीज चल रही है, दैट यू हैव टू बी एन इलेक्टर ऑफ द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। एंड फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन यू मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो है, गवर्नर नॉमिनेशन के लिए आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा उस स्टेट का। A candidate for the legislative assembly must be an elector in an assembly constituency, किसी भी assembly constituency में। Suppose for example, I am running from Patna Sahib as an MLA. Okay, let us say. So if I am the a voter from Gaya, so can I run in Patna Sahib? Both of them are in Bihar. Both of them are in Bihar. Hmm. नहीं, I am in Gaya. I am a voter from Gaya, and I want to run from Patna Sahib. Both these positions are okay. Are from yes. तो आंसर इज yes, I can. बट यहां पर आप समझिए, I want to run from Gaya, that is in Bihar, and I am a voter from Palakkad in Kerala. Can I run? Can I run? The answer is no. यहां पर you have to be elector from the state. Okay. अरे यहां समझिए ना, विद इन द स्टेट क्या लिखा हुआ है यहां पर? इन द कंसर्न्ड स्टेट। कंसर्न्ड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नहीं ना लिखा है। व्हाट, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, a candidate for the legislative assembly must be an elector in an assembly constituency in the concerned state। तो स्टेट तो कहीं कहीं भी हो गया ना। अब समझ में आया है ना? मैंने यही पूछा है कि दैट आई वांट टू रन फ्रॉम पटना साहिब, ओके, एंड आई एम अ वोटर फ्रॉम गया, एंड बोथ दीज पोजिशन दीज प्लेसेस दे आर इन बिहार। सो कैन आई रन इन पटना साहिब बीइंग अ वोटर ऑफ गया? So the answer is yes. Why? Because both of them are in the same state. But if I want to run from Patna Sahib and I am a voter from, let us say, Guwahati, so can I run in Patna Sahib? The answer is no. Okay. Concerned state. Concerned state होना चाहिए. Okay. That is the thing. गवर्नर अलग होता है बाय कन्वेंशन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। गवर्नर जो है, ही हैज टू बी फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट। ओके, जैसे आनंदीबेन पटेल यूपी की बनी थी, ओके, आर एन रवि तमिलनाडु के बने थे। ओके, ठीक है। Members of scheduled caste or tribes can contest reserved seats, though they are also eligible for non-reserved seats. So on the reserved seats, only the SC and ST can fight. SC reserved पे SC लोग से fight करेंगे, ST reserved पे सिर्फ ST लोग fight करेंगे। Okay, but these people they can also fight from the general seat। जो भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं आपके एग्जाम्स में लगते हैं, सेम रिजर्वेशन का रूल जो है आपका यहां लगेगा। ओबीसी की सीट्स होती है क्या? एमपी एमएलए में, एमएलए ओबीसी, एमपी ओबीसी, ओनली एमपी। ऐसा नहीं होता है, ओनली एससी एंड एसटी सुरक्षित सीट इसको हिंदी में कहते हैं। ओके, एससी एंड एसटी सीट जो है आपकी रहती है। ओबीसी जो है किसी किसी स्टेट में लोकल इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन देखने को मिलता है, लोकल इलेक्शन में एट द पंचायत लेवल एंड एट द म्यूनिसिपैलिटी लेवल, दैट्स इट। बट इन द नेशनल एंड द स्टेट लेवल ओनली reservation is there for SC and ST, and this is the successor of what? This is the successor of the पूना पैक्ट। ये जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था पूना पैक्ट से, वहां से आया। ओके, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? इफ यू आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, you are disqualified, okay, except the position of minister or any other exempted office which are exempted as office of profit. Then unsound mind, undischarged, insolvent, very similar to that of disqualification for membership of the parliament जो हमने पढ़ा था। if you are declared by court to be of unsound mind, if you are discharged and undischarged, insolvent, तो देखिए आज के डेट में you say कि MLAs, money power, muscle power, in earlier days in the 50s and 60s they used to survive on the on this salaries। okay, आज भी अगर आप देखिएगा, okay,
अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एमएलए के बच्चे जो हैं 1950s के एमएलए के बच्चे, वेयर दे आर इन नॉर्मल जॉब्स। हम जो देखते हैं ना कि अभी जो 2000s और 1990s और 2010s के जो रहते हैं एमएलएस, उनके बच्चे भौकाल मचाते हैं, है ना, वो बस थार से ले जाके लोगों को कुचल देते हैं, मारपीट करते हैं। इन द 1950s 60s पीपल यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट थे बट दे यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनके बच्चे जो हैं दे यूज टू डू नॉर्मल जॉब्स जस्ट लाइक अदर पीपल। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो उस समय ऐसा लगता था कि बहुत सारे जो हैं एमएलएस दे आर सर्वाइविंग ऑन दी सैलरी। अगर उनको सैलरी ना मिले तो हो सकता है दे कैन एंटर इनटू करप्ट मीन्स, ओके, टू बिट्रे दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी गवर्नमेंट। Citizenship concerns. So, not a citizen of India has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, और किसी भी दूसरे फॉरेन स्टेट का लीजियंस है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, एंड यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर पार्लियामेंट्री लॉ विच इज देयर इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अगर आपका कन्विक्शन हुआ है फॉर इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है आपका, तो वो जो अवधि है उसमें +6 years आपको याद होगा। ओके, इफ यू हैव फेल्ड टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, कितना पैसा आप डाल सकते हैं एज एन एमएलए? 40 lakhs। अभी जो रिसेंट 2024 में इलेक्शन कमीशन हैज अपडेटेड, एज ए एमएलए यू कैन पुट 40 lakhs, एज एन एमपी यू कैन पुट 95 lakhs। वाई? बिकॉज एमपी को बड़ा कंस्टिट्युएंसी में काम करना पड़ता है और एमएलए को छोटा कंस्टिट्युएंसी में। अनऑफिशियली है 40 लाख, ऑफिशियली आप खर्चा कर सकते हैं, अनऑफिशियली तो करोड़ों में पानी की तरह पैसा बहता है। And if you have been dismissed from the government service for corruption or disloyalty, if you have been convicted for promoting enmity between groups, bribery, sati, dowry, and any other crime such as untouchability, very similar to MP। जैसे हमने देखा था कि कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसी तरीके से एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं। ओके, उसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन याद ही होगा आपको, जो चीज पार्लियामेंट में लगती है वही चीज स्टेट में भी लगती है। और डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ओके, और ये दीज डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज सेड इन दी किहोतो होलोहान केस। ओके, वैकेशन ऑफ सीट्स कब होती है? सो यू आर डीम टू हैव बीन वैकेटेड अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं, रिजाइन कर देते हैं, एब्सेंस है। और अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इफ देर इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, टू लेवल लेजिस्लेचर इन योर स्टेट, तो उस केस में हम क्या देखते हैं? अ पर्सन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड if elected to both, they must vacate one seat according to the state legislative provision. So this is only for the 6 states जहां पर, ओके, दिस इज ओनली फॉर द 6 states जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बाकी सारे जगह में क्योंकि ये डबल मेंबरशिप काम नहीं करता है। वाई? बिकॉज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, ऑल राइट। सो ये जो है, आई थिंक हेयर वी कैन स्टॉप, बिकॉज देन स्पीकर है और उसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। आफ्टर दिस वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज फाइनेंस कमीशन एंड फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। ओके।